नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए त्राट चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार प्रेमचंद की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, विशिष्ट साहित्यकार प्रेमचंद के अंतर्गत जिन पाठ्य पुस्तकों का समावेश है उसी में उनका एक निबंध संग्रह कुछ विचार भी है। एक प्रकार से कुछ विचार पुस्तक प्रेमचंद जी के भाषणों का संकलन है। इसके अंतर्गत यह निबंध संकलित है। इसमें कुल मिलाकर 11 निबंध संकलित है, जिसमें साहित्य का उद्देश्य, कहानी कला 1, 2, 3, उपन्यास का विषय, एक भाषण, जीवन में साहित्य का स्थान, उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी, राष्ट्रभाषा हिंदी और उसकी समस्याएं और कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार आदि निबंध संकलित है। तो आइए सबसे पहले हम इसके प्रथम निबंध साहित्य का उद्देश्य का मूल प्रतिपाद्य देखते हैं। साहित्य का उद्देश्य प्रेमचंद जी का एक भाषण है। यह भाषण उन्होंने लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन में सन 1936 ईस्वी में अध्यक्षीय पद से दिया था। यह हिंदी की किसी प्रचलित विधा के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि अंग्रेजी साहित्य में भाषण साहित्य की विधा के अंतर्गत आता है। अंग्रेजी साहित्य में एक से एक भाषण श्रृंखला किताब के रूप में छपी हुई है। पश्चिम के बड़े बड़े विचारक समय समय पर भाषण के जरिए अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं, जो किताब के रूप में लोगों तक पहुंचता है। इसलिए यहाँ पर भाषण एक विधा है। हिंदी में भाषण का मतलब लोग मौखिक प्रवचन समझते हैं, जबकि अंग्रेजी में यह नहीं है। अंग्रेजी में भाषण का मतलब लिखित भाषण होता है। ब्रिटिश काल में यह परंपरा भारत में भी थी। जैसे राधा कृष्णन की एक किताब सोसाइटी एंड रिलीजन, इसमें संकलित निबंध कलकत्ता विश्वविद्यालय में दिया गया उनका भाषण ही है। दूसरा उदाहरण इलाहाबाद की संस्था हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में सभापति के पद के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रौंचे का अभिव्यंजनावाद पर भाषण दिया था, जो चिंतामणि भाग 2 में छपा है। इस आधार पर भाषण विधा के करीब की विधा ही कही जा सकती है। इसे इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि यदि प्रेमचंद को भाषण नहीं देना होता तो साहित्य का उद्देश्य नाम से निबंध लिखना होता, तो वे यही लिखते। इस आधार पर इसे निबंध नज़दीक विधा मानी जा सकती है। साहित्य का उद्देश्य प्रेमचंद का भाषण है। यह भाषण उन्होंने लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील संघ लेखक संघ के पहले अधिवेशन में सन 1936 में दिया था। इस भाषण में प्रेमचंद जी ने साहित्य की अनेक परिभाषाएं दी है, लेकिन प्रेमचंद जी का मानना है कि साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। चाहे साहित्य किसी भी विधा में हो, उसमें हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या होनी चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने कहा है कि साहित्य में भाषा का निर्माण करने पर ही उन्होंने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं। साथ ही भाषा के संबंध में उन्होंने कहा है कि भाषा साधन है, साध्य नहीं, क्योंकि अब हमारी भाषा ने वह रूप प्राप्त कर लिया है कि हम भाषा से आगे बढ़ कर के भाव की तरफ ध्यान दिए। भाषा के 2 प्रचलित रूपों की भी उन्होंने चर्चा की है, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिसे हम बोलचाल की भाषा भी कहते हैं,
और इसके द्वारा हम अपने विचार, अपने भाव, दुख, शोक आदि का चित्र खींचते हैं। लेकिन साहित्यकार की वही काम जब लेखनी के द्वारा करता है तो वह उसकी लिखित भाषा बन जाती है और तब उसकी परिधि भी बहुत विस्तृत हो जाती है। इसके अतिरिक्त साहित्य के संबंध में प्रेमचंद जी का कहना है कि जो कुछ भी लिखा जाता है वो सबका सब साहित्य नहीं है। साहित्य हम उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट हो और जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित और सुंदर हो और जिसमें दिल और दिमाग पर प्रभाव डालने का गुण भी हो। और साहित्य में यह गुण पूर्ण रूप में उसी अवस्था में उत्पन्न होता है जब उसमें जीवन की सच्चाइयाँ और अनुभूतियाँ व्यक्त की गई हो। पूर्व में हमने देखा है कि तिलिस्मी यानी जासूसी कहानियों, भूत प्रेत की कथाओं और प्रेम कथाओं के माध्यम से लोगों को, जनता को, श्रोताओं को प्रभावित किया जाता था, परंतु अब उसमें हमारी दिलचस्पी बहुत ही कम रह गई है। इसीलिए उन्होंने साहित्य की अनेक परिभाषाएं दी है। उसमें उन्होंने कहा है कि साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है, फिर चाहे वह साहित्य का कोई भी रूप हो, नाटक, उपन्यास, कहानी, एकांकी, निबंध आदि। उसमें जीवन की व्याख्या और आलोचना होनी ही चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा है कि साहित्य का उद्देश्य सिर्फ विचारों और भावों पर असर डालना नहीं है, बल्कि भाषा का निर्माण करना भी है। और जब तक भाषा एक स्थायी रूप प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक विचारों और भावों को व्यक्त करने की शक्ति उसमें कहाँ से आएगी। इसलिए प्रेमचंद जी ने पूर्व में ही कह दिया है कि भाषा साधन है, साध्य नहीं। इसीलिए हमें भाषा से आगे बढ़कर भावों की ओर ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि कुछ भी लिख देना साहित्य नहीं है, साहित्य में जीवन की सच्चाई प्रकट होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा है कि साहित्य का उद्देश्य हमारी अनुभूतियों की तीव्रता को बताना है। साहित्य में विषय का विस्तार होना चाहिए, हमारी अनुभूतियों की तीव्रता होनी चाहिए। पर मनुष्य का जीवन केवल स्त्री पुरुष का जीवन ही नहीं है। क्या वह साहित्य जिसका विषय श्रृंगारिक मनोभावों और उससे उत्पन्न होने वाली विरह, व्यथा, निराशा आदि तक सीमित हो, जिसमें दुनिया की कठिनाइयों से दूर भागना ही जीवन की सार्थकता समझी गई हो, वह साहित्य मानव जीवन का एक अंग मात्र हो सकता है, परंतु उस जाति और युग के लिए गर्व करने की वस्तु नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा है कि साहित्य में विषय को सीमित रूप में नहीं बल्कि विस्तृत रूप में विवेचित करना चाहिए और साहित्य का उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं होना चाहिए, बल्कि साहित्य का उद्देश्य जीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना और उनका समाधान देना भी होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि साहित्य अपने समय का प्रतिबिंब होता है। जो भाव और विचार लोगों के हृदयों को स्पंदित करते हैं, वही साहित्य पर भी प्रभाव डालते हैं। परंतु जब साहित्य का पतन काल होता है तो लोग या तो आशिकी करते हैं या अध्यात्म और वैराग्य की ओर मुड़ जाते हैं। जब साहित्य पर संसार की नश्वरता का रंग चढ़ा हो, उसका एक एक शब्द निराशा में डूबा हुआ हो, तब समझ लीजिए कि उस जाति और वह जाति जड़ता के पंजे में फंस चुकी है। उसमें दुनिया को देखने और समझने की शक्ति लुप्त हो गई है। अतः साहित्य केवल मन बहलाव की चीज़ नहीं, अपितु मनोरंजन के सिवाय भी उसका कुछ उद्देश्य है, और जैसा कि हमने बताया, वह जीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करे
और उनका समाधान भी प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस निबंध में ये भी कहा है कि नीति शास्त्र और साहित्य शास्त्र दोनों का एक ही लक्ष्य है, केवल उपदेश की विधि में अंतर है। नीति शास्त्र तर्कों और उपदेश के द्वारा बुद्धि और मन पर प्रभाव डालने का यत्न करता है, जबकि साहित्य ने उसके लिए मानसिक अवस्था और भावों को चुना है। कवि या साहित्यकार में अनुभूति की जितनी तीव्रता होगी, उसकी रचना उतनी ही आकर्षक और ऊंचे दर्जे की होगी। और जिस साहित्य से हमारी अंदर सुरुचि उत्पन्न न हो, हमें आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा है कि जब साहित्य पुराने जमाने में समाज की लगाम मजहब के हाथ में थी, परंतु अब यह काम साहित्य ने अपने जिम्मे ले लिया है और उसका साधन सौंदर्य और प्रेम है। वह मनुष्य में इसी सौंदर्य प्रेम को जगाने का प्रयत्न करता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें सौंदर्य की अनुभूति न हो। साहित्यकार में यह वृत्ति जितनी जागृत और सक्रिय होती है, उसकी रचना उतनी ही प्रभावमयी होती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा है कि साहित्यकार को अतिरंजना से काम नहीं लेना चाहिए, अपनी ओर से बातों को नहीं घड़ना चाहिए, अपितु केवल सच्चाई या सत्य को ही प्रस्तुत करना चाहिए। आधुनिक साहित्य में वस्तु स्थिति के चित्रण पर भी उन्होंने बल दिया है कि आज का साहित्य जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव की सीमा के बाहर नहीं जाता। मनोविज्ञान की दृष्टि से सभी पात्र मिलते जुलते होते हैं, इसीलिए लेखक ने उन्हें मनोवैज्ञानिक जीवन चरित्र कहा है। एक ही घटना या एक ही स्थिति सभी मनुष्यों को समान रूप से प्रभावित भी नहीं करती है। इसलिए रचना कौशल लेखक का इसी में है कि लेखक जिस मनोवृत्ति या दृष्टिकोण से किसी बात को देखे, पाठक भी उससे सहमत हो जाए और तभी उसकी सफलता है। उसकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म, इतनी गहरी और इतनी विस्तृत होनी चाहिए कि उसकी रचना से हमें आध्यात्मिक आनंद मिले। और साथ ही सुधार की वह अवस्था होनी चाहिए साहित्य में जिसमें मनुष्य अच्छी अवस्था प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो, और यह काम केवल साहित्य के अध्ययन द्वारा ही हो सकता है। साहित्य हमारी सारी कमजोरियों को दूर करता है। हमारी कुरुचि और प्रेम भाव से हमें वंचित होने पर भी हमारी कुरुचि को सुरुचि में परिणित कर देता है। प्रेम भाव से वंचित होने पर सौंदर्य और प्रेम का भाव जगाता है, तभी वह साहित्य है। इसके अतिरिक्त कवि ने इस निबंध में कहा है कि साहित्य कला के आध्यात्मिक सामंजस्य का व्यक्त रूप है। सामंजस्य सौंदर्य की सृष्टि करता है, विनाश नहीं। वह हमें वफादारी, सच्चाई, ईमानदारी, न्यायप्रियता, ममता आदि के भाव जगाता है। जहाँ ये भाव है वहीं दृढ़ता है, वहीं जीवन है, और जहाँ इनका अभाव है वहीं फूट, विरोध, स्वार्थपरता, द्वेष, शत्रुता और मृत्यु है। तो इस प्रकार से यह विलगाव और विरोध प्रकृति विरुद्ध जीवन के लक्षण हैं, और साहित्य हमारे जीवन को प्रकृति से अलग नहीं करता, अपितु हमारे जीवन को स्वाभाविक और स्वाधीन बनाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि साहित्य की बदौलत ही मन का संस्कार होता है, और यही उसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद ने कहा है कि साहित्यकार, कलाकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है। प्रेमचंद जब ये बात कह रहे थे तब भी यह मानते थे कि साहित्यकार वही है जो समाज की चिंता करे, समाज को आगे ले जाने के बारे में सोचे, और उनका मानना था कि प्रगतिशील लेखक संग नाम ही गलत है,
क्योंकि साहित्यकार स्वभाव से ही प्रगतिशील होता है। अगर उसका ये स्वभाव न होता तो वह साहित्यकार ही नहीं होता। उसे अपने अंदर भी एक कमी महसूस होती और बाहर भी, और इसी कमी को पूरा करने के लिए उसकी आत्मा बेचैन रहती। अपनी कल्पना में वह व्यक्ति और समाज को सुख और स्वच्छंदता की जिस अवस्था में देखना चाहता है वह उसे दिखाई नहीं देती। इसके अतिरिक्त उन्होंने साहित्य का उद्देश्य भी कहा है कि साहित्यकार अपनी कला को किसी उद्देश्य के अधीन नहीं करना चाहता। उसके विचारों में कला मनोभावों के व्यक्तिकरण का नाम है, चाहे उन भावों से व्यक्ति या समाज पर कैसा ही असर क्यों न पड़े। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस साहित्य का उद्देश्य निबंध में उन्होंने कहा है कि उन्नति से हमारा तात्पर्य, साहित्य की उन्नति से हमारा तात्पर्य उस स्थिति से है जिससे हम में दृढ़ता हो, कर्म शक्ति उत्पन्न हो, हम अपनी दुखमय अनुभूति को भूल जाएं और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि कविता में वे भाव निरर्थक है जिसमें संसार की नश्वरता का आधिपत्य हमारे हृदय पर और दृढ़ हो जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी माना है कि साहित्य जो है ऐसा होना चाहिए जो हम में मानसिक रुचि संबंधी गति पैदा करे। भावोत्तेजना कला का अब जमाना नहीं रहा है। अब तो ऐसी कला की आवश्यकता है जिसमें कर्म का संदेश हो। इसका अगला भाग हम इसके भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।